दरअसल प्यार, इश्क और मोहब्बत ये वो शब्द हैं जो इंसान को उसका सबसे बेस्ट वर्जन बनाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द साजिश, जुनून और सनक मिल जाए तो ये सिर्फ प्यार, प्रेम, इश्क, मोहब्बत ये शब्द नहीं रह जाते, ये अपराध की तरफ रुख कर लेते हैं। अब हमारे देश में कई बार न्याय को अदालत तक पहुंचने में नहीं बल्कि सच तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो सिर्फ हत्या की फाइल नहीं रहते बल्कि वो पुलिस, कानून और समाज की कमजोरियों का आईना बन जाते हैं। प्रियदर्शनी मट्टू केस भी ऐसा ही मामला था जिसने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर खतरा पहले से दिख रहा हो, शिकायतें दर्ज हो चुकी हों, आरोपी की पहचान भी साफ हो, इन सब में क्या एक लड़की फिर भी सुरक्षित रह सकती है? दरअसल प्रियदर्शनी मट्टू का जन्म 23 जुलाई 1970 को हुआ था। वो कश्मीरी पंडित परिवार से थी। बचपन श्रीनगर में बीता, लेकिन कश्मीर में उग्रवाद बढ़ने पर परिवार जम्मू चला आता। वहां से उन्होंने पढ़ाई की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ जाती। वो 25 साल की थी, एक साधारण पढ़ी लिखी और भविष्य बनाने वाली लड़की। लेकिन इसी दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा संतोष कुमार सिंह उनके पीछे पड़ जाता है। संतोष, जो बाद में वकील बना, उस समय लगातार प्रियदर्शनी का पीछा करता था। वो उनसे रिश्ता बनाना चाहता था, लेकिन प्रियदर्शनी ने साफ इनकार कर दिया था। इनकार के बाद यह एक तरफा लगाव जुनून में बदल गया। अदालत के रिकॉर्ड और जांच के अनुसार वो उनका पीछा करता, उनको परेशान करता और बार बार संपर्क बनाने की कोशिश करता। अब जाहिर सी बात है, एक जम्मू से आई लड़की जो दिल्ली में है और वहाँ पे वो अपनी पढ़ाई के लिए आ चुकी होती है, लेकिन एक लड़का इस तरीके से उनको मानसिक उत्पीड़ित करता है, तो लड़की अपने परिवार या तो फिर पुलिस की तरफ रुख बढ़ाती है। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। प्रियदर्शनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षा भी दे दी गई थी, क्योंकि मामला स्टॉकिंग और उत्पीड़न का बन चुका था। लेकिन संतोष रुकता नहीं। यही वो शुरुआती संकेत थे जिन्हें अगर गंभीरता से लिया जाता तो शायद आगे आने वाली त्रासदी रोकी जा सकती थी। अब 23 जनवरी 1996 की सुबह दिल्ली के वसंत कुंज में अपने चाचा के घर में प्रियदर्शनी अकेली थी। घरेलू सहायक वीरेंद्र प्रसाद ने संतोष कुमार सिंह को घर में प्रवेश करते देखा। अभियोजनों के अनुसार वो समझौते की बात करने के बहाने अंदर आया था। इसके बाद घर के भीतर जो हुआ वो बेहद भयानक था। प्रियदर्शनी के साथ बलात्कार किया गया, फिर बिजली की तार से उनका गला घोंट दिया गया। इसके बाद मोटरसाइकिल हेलमेट से उनके चेहरे और सर पर 14 बार वार किए गए। अब हमला इतना क्रूर था कि वो सिर्फ हत्या नहीं रह गया बल्कि एक बर्बर हिंसा बन चुकी थी। जब शव मिला, पूरा घर खामोश था, लेकिन घटनास्थल बहुत कुछ बोल रहा था। संतोष पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद था, क्योंकि इसी के खिलाफ प्रियदर्शनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, क्योंकि यही वो लड़का था जो पिछले कई समय से प्रियदर्शनी को स्टॉक कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था। इसलिए वो तुरंत सबसे बड़ा संदिग्ध बन जाता है। हत्या के बाद यह मामला सिर्फ एक अपराध की जांच नहीं रहा, बल्कि ये देखने की परीक्षा भी बन चुका था कि क्या कानून एक प्रभावशाली परिवार के बेटे तक पहुंच पाएगा। अब यही सबसे विचित्र बात थी कि संतोष कुमार सिंह कोई सामान्य आरोपी नहीं था। उसके पिता जेपी सिंह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे और उस समय पुलिस तंत्र में प्रभावशाली पद पर रहे थे। यही कारण था कि इस केस पर शुरुआत से शक और दबाव दोनों थे। अब 25 जनवरी 1996 को मामला सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई ने घटनास्थल, फॉरेंसिक साक्ष्य, डीएनए और परिस्थिति जन्य गवाहों के आधार पर जांच शुरू की। टूटा हुआ हेलमेट, खून के निशान, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान इस केस की अहम कड़ियां बनी। अभियोजन का कहना था कि संतोष की घटनास्थल पर मौजूदगी और पुरानी स्टॉकिंग शिकायतें उसके खिलाफ मजबूत आधार थी। लेकिन जब 1999 में निचली अदालत का फैसला आया तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेपी धरेजा ने संतोष कुमार सिंह को बरी कर दिया। यह फैसला बेहद विवादित बना, क्योंकि एक आदमी
जो वारदात के टाइम पर मौजूद था और उसने एक लड़की का बलात्कार किया और उसे इस कदर मारा कि वो मर गई और अदालत उसे बरी कर देती है। ये केस और ये न्याय जो उस वक्त हुआ था निचली अदालत के द्वारा, ये सबूत था कि संतोष कुमार सिंह एक आईपीएस अधिकारी का बेटा था और इस वजह से उसे काफी सपोर्ट मिला था। अब यह फैसला बहुत विवादित था। फैसले में जज ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है आरोपी वही व्यक्ति है, लेकिन जांच और सबूत की प्रस्तुति इतनी कमजोर रही कि कानूनी रूप से संदेह का लाभ देना पड़ा। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निष्क्रियता और जांच एजेंसियों की कमियों पर भी गंभीर टिप्पणी की। लोगों में गुस्सा था। सवाल उठने लगे कि क्या कानून ताकतवर लोगों के सामने कमजोर पड़ जाता है। प्रियदर्शनी मट्टू के पिता चमनलाल मट्टू ने हार नहीं मानी। उन्होंने न्याय के लिए लगातार लड़ाई लड़ी। सीबीआई ने 29 फरवरी 2000 को दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की। कई साल तक यह केस बहुत धीमी गति से चलता रहा, लेकिन समय के साथ देश में हाई प्रोफाइल अपराध मामलों पर जनता की नजरें तेज हो चुकी थी। प्रियदर्शनी केस फिर चर्चा में आया और आखिरकार 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया। जस्टिस RS सोडी और जस्टिस PK भसीन की बेंच ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की, जो भारत में दुर्लभ था। लगभग 42 दिनों में गहराई से साक्ष्य देखे गए। DNA फॉरेंसिक रिपोर्ट, पुरानी शिकायतें, गवाहियों और परिस्थितिजन्य कड़ियों को दोबारा परखा गया और 17 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। संतोष कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 376 के तहत हत्या और बलात्कार दोनों में दोषी ठहराया गया। अदालत ने माना कि परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से उसी की ओर इशारा करते हैं। यह फैसला भारत की न्यायिक व्यवस्था में ऐतिहासिक माना गया, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल आरोपी जो पहले बरी हो चुका था उसे दोषी ठहराया गया था। 30 अक्टूबर 2006 को हाई कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए संतोष कुमार सिंह को मृत्यु दंड सुनाया। अदालत ने कहा कि उसने लंबे समय तक पीड़िता का पीछा किया। चेतावनियों के बावजूद वो नहीं रुका और अंततः एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया। लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। संतोष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। लंबी सुनवाई के बाद 6 अक्टूबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दोष सिद्धि बरकरार रखी, यानी ये माना कि अपराध उसी ने किया था, लेकिन मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल दिया गया। अब हमारी न्यायिक व्यवस्था में हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि मृत्यु दंड जल्दी से किसी को दिया नहीं जाता और किसी को अगर मिल भी जाता है तो वो फैसला पलट दिया जाता है और उसे उम्र कैद में बदल दिया जाता है। अब अदालत ने सजा को कम किया पर अपराध सिद्ध रखा। इस फैसले से प्रियदर्शनी के पिता ने निराशा जताई, क्योंकि वो कड़ी सजा की उम्मीद कर रहे थे। फिर भी ये केस भारतीय इतिहास में इसलिए दर्ज हो गया क्योंकि इसने कई कड़वे सवाल सामने रखे। एक लड़की ने बार बार शिकायतें की, खतरे की ओर इशारा भी किया, सुरक्षा भी मांगी। आरोपी पहले से पहचाना गया, लेकिन सिस्टम उसे बचा नहीं सकी। और जब न्याय मिला तब तक 14 साल गुजर चुके थे। प्रियदर्शनी मट्टू केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि उस दर्द की कहानी है जहां अपराध एक दिन में हुआ, लेकिन न्याय पहुंचने में एक दशक से ज्यादा लग गया। यही वजह है कि आज भी यह मामला भारत के सबसे चर्चित, दर्दनाक और न्याय व्यवस्था को झकझोर देने वाले मामलों में गिना जाता है। ऐसी क्राइम स्टोरी को देखने के लिए देखते रहिए MATV न्यूज़।